नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने सुनाया फैसला। संजय रॉय दोषी करार। 20 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड किए वितरित। कहा, स्वामित्व योजना से ग्रामीण जीवन में आया बदलाव। मुंबई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर साइट का किया दौरा। कहा, बुलेट ट्रेन परियोजना केवल सार्वजनिक परिवहन के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक एकीकरण के रूप में है प्रमुख। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी। भाजपा ने आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना। कहा, हलफनामे में बताएं 1.5 करोड़ रुपए कहां से आए। और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की घोषणा। रोहित शर्मा संभालेंगे कमान। शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जसप्रीत बुमराह का भी नाम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में आज फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल 11 नवंबर को मुकदमा शुरू होने के 68 दिनों बाद यह फैसला सुनाया गया है। डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी अपनी जांच में संजय रॉय को दुष्कर्म और हत्या के लिए एकमात्र मुख्य आरोपी बनाया। जांच ब्यूरो ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया था। हाल ही में विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट के फैसले पर कहा कि जांच उपलब्ध सबूतों पर निर्भर करती है। जितने भी सबूत मिले हैं उसके आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। ये आरजी कर एक ऐसा कांड है जो पूरे बंगाल में सरफेस में ले आया कि बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। इन्वेस्टिगेशन निर्भर करता है कि अवेलेबल प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ जितना मिला उसके ऊपर संजय राय को कन्विक्टेड किया गया। 5 दिन, जैसे मैंने पहले बताया, कलकत्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। तो इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं क्या। लेकिन ये सवाल जो परिवार ने उठाया वो लाजमी सवाल है। और हम भी मानते हैं कि सडनली एक महिला को पकड़ के रेप कर दिया, एक डॉक्टर को, ये तो मुझे भी अटपटा रखता है। और मुझे लगता है कि इस महिला डॉक्टर ने कुछ इन्होंने जान लिया था। और अगर सामने आ जाता, मुख्यमंत्री जी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता, ममता बनर्जी का, इसलिए करवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को ये कार्ड प्रदान किए। ये गांव 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों में फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर बताया। ग्रामीण भारत को एक और बड़ा उपहार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। स्वामित्व योजना के ये लाभार्थी 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में फैले हुए हैं। बीते 5 वर्ष में 1.5 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड पहले ही वितरित हो चुके हैं और अब ये संख्या लगभग 2.25 करोड़ तक पहुंच गई है। गांव में बसे हुए क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को मिल्कियत का संपत्ति कार्ड देने वाली ये योजना बेहद लाभकारी सिद्ध हुई है। वर्चुअल माध्यम से पीएम के साथ संवाद में लाभार्थियों ने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। मेरे पास कागज नहीं थे मकान के,
तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज हैं, तो मेरे को आज लोन लेने में फ़ायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी बहुत परेशान। ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला है सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। ग्रामीण भारत के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने और सस्ती खाद उपलब्ध कराने संबंधी हालिया फैसलों को गिनाया। ग्रामीणों का संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। स्वामित्व योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण एवं बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को संभव बनाने, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपत्ति कर के बेहतर आकलन और ग्राम स्तर की व्यापक योजना के निर्माण में भी बहुत काम आ रही है। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। ग्रामीण भारत का विकास मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारना और वहां नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना भी इस दिशा में किया गया बेहद कारगर प्रयास है। देश के लगभग आधे गांवों में इससे जुड़े सर्वेक्षण का काम पूरा किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर साइट का दौरा किया और एडिशनल ड्रिवन इंटरमीडिएट टनल के कार्य प्रगति का भी निरीक्षण किया। दौरे के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अभी टनल के अंदर का निरीक्षण किया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल मार्ग पर 340 किलोमीटर में कार्य प्रगति पर है। टनल के अंदर जाके मैं अभी देख के आया हूँ, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। हर चीज़, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से गैसेस अगर निकलते हैं तो उनका ध्यान रखना, वेंटिलेशन का ध्यान रखना, लाइटिंग का ध्यान रखना, उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। टनल का कंस्ट्रक्शन अच्छी पेस पे चल रहा है और ओवरऑल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में करीब 340 किलोमीटर का काम ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे है। जितनी नदियां हैं उन नदियों के ऊपर ब्रिज बहुत अच्छी प्रोग्रेस में है और जितने स्टेशंस हैं सारे के सारे स्टेशंस की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मनीष सिसोदिया के हलफनामे में 1.5 करोड़ के कर्ज के जिक्र पर तंज कसा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शराब पॉलिसी के दौर में उनके 3 परिचित 1.5 करोड़ का कर्ज देते हैं, जो कि असामान्य है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। 2026 करोड़ जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि शराब घोटाले में घालमेल हुआ है, 2026 करोड़, तो ये 1.5 करोड़ भी उसके बाद आता है।
देने वाले जो सज्जन हैं वो एक श्रीमान कोई रोमेश चंद्र मित्तल है, 80 लाख रुपए, और एक श्रीमान गुणित अरोड़ा है, उन्होंने 58 लाख रुपए दिए। पैसा आया कहाँ से उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये हैं कौन? शराब के व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ कौन है ये लोग। लेकिन जांच का विषय तो है और हम लिखेंगे भी जांच के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के 5 बड़े वादों पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा ने कांग्रेस के वादों पर तंज कसते हुए कहा कि खटाखट योजनाओं से जनता को झांसा देने के बाद कांग्रेस अब क्यूआर कोड के माध्यम से दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने पहले भी असंभव से लगने वाले वादों को चुनावी पिटारे में डालकर लोगों को धोखा दिया है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले फ्री की रेवड़ियां बांटने का वादा किया, लेकिन साल भर के अंदर ही राज्य के अर्थव्यवस्था का दम निकल गया। वहां हालात ऐसे हैं कि सरकार के पास राज्य कर्मियों को वेतन देने के लिए वेतन के पैसे नहीं हैं। वहीं कर्नाटक सरकार के हालात भी किसी से छुपे नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि सवाल पूछती जनता पर केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से 2 युवाओं को टक्कर मार दी। दोनों को लेडी हार्डिंग अस्पताल में ले जाया गया है। केजरीवाल हार सामने देखकर लोगों की जान की कीमत ही भूल गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज आगामी विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में MOCA की सचिव वुमलुन वोलनाम, AI के अध्यक्ष विपिन कुमार, DGCA के महानिदेशक फैज अहमद और नागरिक उड्डयन मंत्री के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन में भारत अपनी विमानन विकास की कहानी, प्रौद्योगिकी और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे में प्रगति का प्रदर्शन करेगा। वहीं सम्मेलन में विमानन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, सहयोग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DG न्यूज। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पापा जी, इनिशियल फंड चाहिए होगा बस। मोदी जी ने कहा है आगे स्टार्टअप बहुत बूस्ट होने वाला है। तो फिर मोदी जी से ही कहिए ना फंड करने को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप के अवसर बनाए, फंड्स दिलाए, सफल हुई तो अवार्ड दिए और बीते कुछ वर्षों में विमेन स्टार्टअप्स न सिर्फ सफल हुए बल्कि कई तो यूनिकॉर्न भी बने। आज करीब 48% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। हमारी बहू का अपना स्टार्टअप है ये, आप भी करने दो। 9 साल बेमिसाल स्टार्टअप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रयागराज में संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान मां गंगा का आशीर्वाद लिया और देश की समृद्धि की प्रार्थना की। राजनाथ सिंह ने कुंभ के भव्य आयोजन की सराहना की और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री ने महाकुंभ को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व बताया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि यह सनातन धर्म का एक महाकुंभ है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक पर्व है। यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन, और मैं मानता हूँ किसी पंथ, संप्रदाय अथवा मजहब के साथ जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति का ही यह परिणाम है। इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस महाकुंभ क्षेत्र में नित्य प्रति अनेक यात्राएं, जुलूस, शोभा यात्रा निकलती रहती हैं। इन शोभा यात्राओं का अपना उद्देश्य है और अपना इनका महत्व भी है। आज महाकुंभ क्षेत्र में भारद्वाज ऋषि की एक यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान मौजूद रहे हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने क्या कुछ देखा, आइए जानते हैं। कुंभ क्षेत्र में वैसे बहुत सी यात्राएं निकलती हैं, पेशवाई की बात होती है, बहुत सारे साधु संत आते हैं। ये भी यात्रा अपने आप में एक खास यात्रा है क्योंकि ये भारद्वाज ऋषि की यात्रा है। और भारद्वाज ऋषि की यात्रा के बारे में बताने के लिए हमारे साथ समिति के एक प्रमुख व्यक्ति मौजूद है। इस यात्रा के बारे में बताइए, क्या है भारद्वाज ऋषि की यात्रा? भारद्वाज ऋषि प्रथम कुलपति, प्रथम विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, मूल पुरुष हैं इस प्रयागराज के, इसलिए इनकी यात्रा का बड़ा महत्व है और इसको अनवरत आज 7 वर्षों चल रही है। आज प्रयागराज दिवस है और ये कुंभ में इसकी बड़ी प्रासंगिकता है। ये यात्राएं हैं लगातार चल रही। हम आपको यहाँ के रंग दिखा रहे हैं लगातार डीडी न्यूज़ के माध्यम से। बहुत कुछ कहा गया है। यज्ञ की भूमि है प्रयागराज और यज्ञ कराने का जो प्रथम श्रेय जाता है वो ब्रह्मा जी के बाद भारद्वाज हो जाता है। कैमरामैन सत्यप्रकाश और सहयोगी केशव के साथ मैं मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज़, प्रयाग। दुनिया के सबसे बड़े समागम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके लिए महाकुंभ को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखने में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। महाकुंभ में पहुंचने वाले 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन से लेकर AI से लैस कैमरों का युद्ध स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। इसके लिए महाकुंभ नगर में मंदिरों और प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। साथ ही मेला क्षेत्र में AI तकनीक से लैस सर्विलांस कैमरे के सही संचालन के लिए करीब 400 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। सभी 2600 कैमरों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए जोड़ा गया है। ये कैमरे लोगों की संख्या बताने के लिए हेड काउंट करते हैं। ये कैमरे 300 मीटर दूर खड़ी गाड़ी का नंबर भी बता सकते हैं। इसका सारा रिकॉर्ड क्लाउड पर पहले जाता है जिसको कोई भी कहीं भी देख सकता है। इसके अलावा अगर कहीं आग लग जाए तो इसकी भी जानकारी इनके जरिए तुरंत कंट्रोल रूम को मिल सकती है। इसका पूरा रिकॉर्ड महाकुंभ क्षेत्र के कंट्रोल रूम में भी उपलब्ध होता है जिससे महाकुंभ मेला क्षेत्र की पल पल की जानकारी मिलती रहती है। जो भी व्यवस्था करनी है वो सारी देखी गई है। हर स्टेशन पे एक कंट्रोल रूम बना है और उन सारे कंट्रोल रूम का मास्टर कंट्रोल रूम आप जो पीछे देख रहे हैं ये मास्टर कंट्रोल रूम है। सारे स्टेशन से लाइव फीड CCTV कैमरा की, RPF की, जो स्टेट की पुलिस है उनकी, और जो नया जिला बनता है अपने कुंभ के समय में तो मेला जिला, उनका फीड, वो सारा का सारा एक जगह मास्टर कंट्रोल रूम में आता है। प्रयागराज के SSP ने बताया कि मेला क्षेत्र के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी गैर सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रख रही है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसमें से अधिकांश में AI फैसिलिटीज़ हैं। उसमें हमने पैरामीटर सेट करके रखे हुए हैं ताकि लगातार उसमें अलर्ट्स हमको मिलते रहें।
क्राउड मूवमेंट के बारे में, क्राउड डेंसिटी के बारे में, बैरिकेड जंपिंग के बारे में, फायर एंड स्मोक अलर्ट्स के बारे में। साथ ही साथ टीडीआर ड्रोन्स भी हमने लगाए हुए हैं जो कि ऊंचाई से लगातार हमको फीड देते रहेंगे। इन सभी पैरामीटर्स से हमको अलर्ट्स मिलते रहेंगे, उन अलर्ट्स पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे ताकि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था न होने पाए। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा, आध्यात्मिकता और कुशल प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्नत तकनीकों, कुशल रणनीतिक योजना और व्यापक संसाधनों के साथ ये आयोजन दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और दिव्य अनुभव प्रदान कर रहा है। रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ दिव्य और महाकुंभ से जुड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर लेफ्टिनेंट मोइत्री हजारिका और जीसीआई ललिता को रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। उन्होंने कैडेट्स को संबोधित करते हुए देश को नया वाला भारत बताया, जो न डरता है ना ही झुकता है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। शिविर में पहुंचने पर एनसीसी के तीनों स्कंधों द्वारा रक्षा राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गार्ड का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने फ्लैग एरिया, हॉल ऑफ फेम, शिप मॉडल, एयर मॉडल समेत देश भर से चयनित आइडिया और इनोवेशन प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा, सेवा और अनुशासन की भावना के लिए एक असम बटालियन की लेफ्टिनेंट मोइत्री हजारिका और 5 दिल्ली बटालियन की जीसीआई ललिता को वर्ष 2024 के लिए रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 50 साल पहले एनसीसी में बिताए अपने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि जब कैडेट शिविर से लौटता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि राष्ट्र के लिए कुछ करना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नया वाला भारत है जो न डरता है और न ही किसी के सामने झुकता है। आज से 50 साल पहले की याद मेरे को ताजा हो रही है। मैं भी आपके जैसा कैडेट था रांची झारखंड के अंदर। कैडेट जब शिविर से लौटता है उसका एक ही जज्बा रहता है कि हमको देश के लिए कुछ करना है, हमको राष्ट्र के लिए कुछ करना है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये नया भारत न डरता है, न झुकता है, न पीठ दिखाता है। ये नया भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री के समक्ष एनसीसी कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कैडेटों द्वारा कश्मीर की कहानी भी बयां की गई, जिसमें आतंकवाद से ग्रसित कश्मीर, अनुच्छेद 370 और वर्तमान कश्मीर की स्थिति को दर्शाया गया। विविधता में एकता की झलक दिखाता है एनसीसी का यह गणतंत्र दिवस शिविर। यहाँ भाषा अलग है, बोली अलग है, लेकिन नहीं अलग है तो कैडेटों की एकता। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के परिसर में शनिवार को हुए एक हमले में 2 जजों की हत्या कर दी गई। हमले में न्यायाधीशों में से एक का अंगरक्षक भी घायल हो गया। ईरान की राजधानी तेहरान में हुई इस घटना को ईरानी अधिकारियों ने आतंकवादी हमला करार दिया है। बताया गया है कि हमले को अंजाम देने के बाद हमलावर ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों की इस हमले में जान गई है, उनकी पहचान जस्टिस मोहम्मद मोगीसेह और अली रजीनी के रूप में हुई है। ये दोनों ईरानी न्यायपालिका के वरिष्ठ जजों में शामिल थे।
और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।